नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम जो है राजस्थान में पशुधन इनकी चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में जो है हमने पशु गणना कर ली थी। इसके अलावा हमने बकरी और जो भैंस है इनकी नस्लें देख ली थी। आज हम बची हुई नस्लें देखते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और आज ये है जो मेरे द्वारा ही बनाए गए हस्तलिखित नोट्स है। अगर आपको पसंद आए तो आप इनको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हमें देखना है गाय की नस्ल। गाय की नस्ल के लिए ये एक ट्रिक है यहाँ पे जो लिखी हुई है। क्या है? गाय हरी का सारा माल मैंने गिराया था। क्या किया? गाय हरी का सारा माल मैंने ही गिराया था। तो गाय से हो जाएगी गाय है। हरी से है हरियाणवी नस्ल। का से है कांकरेज। सा से हो जाएगी सांचोरी। रा से हो जाएगी राठी नस्ल। माल से मालवी। में से मेवाती। ने से नागौरी। और गिराया से गिर। और था से थार पारकर। क्या हो जाएगा? गाय हरी का सारा माल मैंने ही गिराया था। तो हरियाणवी, कांकरेज, सांचौरी, राठी, मालवी, मेवाती, नागौरी, गिर और थारपारकर ये सब किसकी नस्ल है? तो गोवंश की गाय की ये नस्ल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा है बीकानेर, उदयपुर और चित्तौड़ में। और सबसे जो है मिनिमम कहाँ पे है? तो मिनिमम है ये उदयपुर में। ठीक है। तो सूर्य उदय होते ही क्या करते हैं? गाय माता के ढोक लगाते हैं। तो सुबह उठते ही क्या है? सूर्य उदय होते ही तो सबसे ज़्यादा उदयपुर। और धोख लगाते हैं तो धौलपुर, ये याद हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम याद हो जाएगा। कभी कभी बीकानेर भी दे देता है तो ये भी देख सकते हैं आप ऑप्शन में। वैसे उदयपुर ही माना गया है ज़्यादातर केस में। अब देखो गाय की नस्लें देखते हैं अपन एक एक करके। ये ट्रिक तो अपन ने देख ली। डायरेक्ट पूछेगा भेड़ की है किसकी है, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये अपन काम आ जाएगी। अब पूछेगा कि भाई इसमें से भी क्या है, किसका टाइप है, क्या विशेषता है, तो उसके लिए देखते हैं। तो राठी नस्ल है। राठी नस्ल है। यहाँ पे अगर सही नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे है राठी नस्ल। सबसे पहले राठी नस्ल को देख रहे हैं। अब राठी नस्ल जो है किसका मिक्सचर है? तो ये सिंधी का है एक। तो किसका? लाल सिंधी का है। लाल सिंधी और इसके साथ में ही साहिवाल। क्या हो जाएगी? लाल सिंधी और साहिवाल का जो मिक्स है ये है अपनी राठी नस्ल। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाठी क्या होती है। सीधी लाठी जो है वो क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। सीधी जो लाठी होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। ये सीधी लाठी है तो सर्वश्रेष्ठ है। ये टेढ़ी मेढ़ी है तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो सीधी लाठी क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इससे अपन को याद रखना है कि राठी हो जाएगी और सर्वश्रेष्ठ भी यही हो जाएगी। तो गाय की सर्वश्रेष्ठ यही है। राजस्थान की कामधेनु भी यही है, सर्वश्रेष्ठ है। तो कामधेनु भी इसी को बोल दिया। सबसे ज़्यादा दूध भी यही देगी, सर्वश्रेष्ठ है इसलिए। तो 3 चीज़ें हो गई। गाय की सर्वश्रेष्ठ हो गई, कामधेनु हो गई, सर्वाधिक दूध देने के कारण। अब कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है, देखो BSG याद रखो, बीकानेर, श्रीगंगानगर। और ये अपने क्या हो जाएगा? बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और जैसलमेर, यहाँ पे ये मिलती है। ठीक है। सेकंड आती है थारपारकर। थारपारकर, मालानी, खारी, जो भी आ जाए एक ही समझना है। तो ये कहाँ पे मिलती है? मालानी क्षेत्र में। मालानी क्षेत्र हम किसको बोलते हैं? बाड़मेर को बोलते हैं। और इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर में भी मिल रही है। तो कहाँ क्या बोलेंगे? जो बाबा की या फिर जय बाबा की, ऐसे मान लो। तो जय बाबा की से ये हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब प्रजनन केंद्र इसका कहाँ पे? तो देखो राठी का प्रजनन केंद्र तो है कहाँ पे? नौहर, हनुमानगढ़ में। और ये थारपारकर का कहाँ पे है? तो थारपारकर का है भाई जैसलमेर, चांदन में। कहाँ पे? चांदन गांव, जैसलमेर में। किसका है? थारपारकर का है। और मूल स्थान इसका कहाँ से है? तो सिंध प्रांत से है, सिंध प्रांत से। और पाकिस्तान की ये नस्ल है। ठीक है। सिंध प्रांत पाकिस्तान की नस्ल है। दूध देने में ये सेकंड नंबर पे है। दूध देने में ये सबसे क्या है? सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा तो ये देती है राठी। सीधी है, राठी है, लाठी सीधी है तो सर्वश्रेष्ठ है। ये देखा, सबसे ज़्यादा दूध भी देती है। प्रजनन केंद्र इसका नौहर, हनुमानगढ़ में है। ठीक है। और इसका कहाँ पे है? थारपारकर का, मालानी का, खारी का। तो इनका है चांदन गाँव में, जैसलमेर में। फिर आती है बात गिर, रेंडा, अजमेरा। तो ये कहाँ पे है? ये सब देखो एक ही नस्ल है। नाम कभी कभी अलग दे देता है। तो देखो गिर, रेंडा, अजमेरा, जिससे भी पूछे वो आपको बताना है कि ये जो है कहाँ से आई है? गिर से आई है, गिर वन से, गुजरात से आई है। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो ये है डग, झालावाड़ में। कहाँ पे है भाई इनका? डग, झालावाड़ में इनका प्रजनन केंद्र है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको ये पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकते हैं आप, थोड़ा सा मैनेज करके चल सकते हैं। तो डग झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र है। दूसरा इनका प्रजनन केंद्र है तो ये है रामसर में। रामसर कहाँ पे था? अजमेर में। तो दो जगह हैं, डग झालावाड़ में और रामसर अजमेर में। गिर रेंडा अजमेरा का क्या है? अपने प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है मेनली? तो ये मिलती है ABCD में नहीं लिखना है अपने को, A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है। A फॉर अजमेर, B फॉर भीलवाड़ा, C फॉर चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो 3 जगह हो गई। गिर वन गुजरात की नस्ल है। इससे पहले थारपारकर मालानी अपन ने देखी, वो कहाँ से थे? तो वो सिंध से थी, पाकिस्तान से। ये गिर वन गुजरात से है। फिर आती है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल है नागौर नोखा जोधपुर में मिलती है। नागौर नोखा जोधपुर में नागौरी नस्ल मिलती है। उत्पत्ति स्थल इनका कहाँ से? तो इनका उत्पत्ति हुई है भाई सुहालक प्रदेश नागौर से। कहाँ से? सुहालक प्रदेश कहाँ पे? ये नागौर में, मतलब कुचेरा के आसपास का ये क्षेत्र है। ठीक है, अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल जो है दौड़ने में प्रसिद्ध है, भार वहन करने में प्रसिद्ध है, कृषि कार्यों को मतलब हल जोतने के लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं नागौरी बैल। तो ये नागौरी बैल है, वह मजबूत कदकाठी के लिए और दौड़ने के लिए, भार ढोने के लिए, जो हल जोतने के लिए नागौरी बैल प्रसिद्ध होते हैं। इनका उत्पत्ति स्थल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, सुहालक प्रदेश से है। कांकरेज अभी आई थी 2nd ग्रेड में किसी शिफ्ट में, तो कांकरेज जो है द्विप्रयोजनी नस्ल है क्या? तो ये है भाई द्विप्रयोजनी नस्ल, मतलब जो है ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। और मूल स्थान इनका कहाँ से है? तो इनका स्थान है भाई कच्छकरण, गुजरात से है। और प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो प्रजनन केंद्र कांकरेज का है अपने बाड़मेर में, चौहटन गांव बाड़मेर में। और वैसे पूछा जाए तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही में ये पाई जाती है। ठीक है, फिर आती है मेवाती काठी मोरेंज नस्ल। ये अलवर भरतपुर में पाई जाती है, मतलब मेवात क्षेत्र में। यहाँ पे भी मेवाती आ रहा है, तो मेवात क्षेत्र वही आ गया, अलवर भरतपुर का क्षेत्र। और इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो इनका है बस्सी, जयपुर में। कहाँ पे है ये? बस्सी चित्तौड़ वाला नहीं है, ये जयपुर वाला है। तो ये है, और सबसे शक्तिशाली जो है ये गाय की नस्ल है। सबसे शक्तिशाली ये है। हमने अभी तक सर्वश्रेष्ठ देखी थी, सर्वाधिक दूध वाली देखी थी, कामधेनु देखी थी। कौन सी देखी थी? फर्स्ट नंबर पे ही देखी थी, राठी देखी थी। किस किस का मिक्सचर थी? तो सिंधी का थी, लाल सिंधी का और साहिवाल का। ठीक है, और ये जो है क्या है? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है गाय की नस्ल मेवाती काठी मोरेज। ये कहाँ पे है? तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। बोझा ढोने के लिए ये काम आती है। और प्रजनन केंद्र इनका कहाँ पे है? तो जयपुर बस्सी में है। ठीक, फिर अपन देखते हैं हरियाणवी। तो हरियाणवी जो नस्ल है ये कहाँ पे है? तो ये शेखावटी वाला एरिया हो गया, सीकर, चूरू, झुंझुनू में और हनुमानगढ़ में भी ये मिलती है। इनका प्रजनन केंद्र है भाई कुमेर, भरतपुर में। तो देखो सारी जो गायें हैं ना, इनका अलग अलग जगह प्रजनन केंद्र है। तो बिल्कुल अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करना है, तब जाके आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो एक दूसरे का मिक्सअप होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके लिए भी मैं अलग से ट्रिक बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हो जाएंगी। ट्रिक्स अपने को इतनी ही रखनी है जो हमें एग्ज़ाम में याद आ जाए और अपना थोड़ा बहुत काम चल जाए। सारी ट्रिक्स रख लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इनको बस रिवाइज करें, कहाँ कहाँ पे है, किसका क्या है। एक रफ पेज ले, आराम से क्लास 1-2 बार देखें, उसके बाद लिखते जाएँ। जो भी गलत हो उसको वापस से हाईलाइट कर लें और उसको बार बार देखें। ठीक है, तो मूल स्थान इनका कहाँ से? हरियाणा रोहतक से। हरियाणवी है इसलिए हरियाणा रोहतक से ही क्या है भाई इनका मूल स्थान है। और ये कैसी होती है दिखने में? तो इनकी जो है सिर की जो हड्डी होती है, सिर की हड्डी, वो क्या है थोड़ी सी ऊंची रहती है, इसलिए क्या है इसको क्या है इस तरह से अपन देख सकते हैं हरियाणवी जो गाय हैं। फिर मालवी जो है, मालवी, तो देखो मालवी कौन सी है? ये बड़ी और छोटी दोनों तरह की अपन देख सकते हैं मालवी में। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कौन सा हो जाएगा आपके? ये वाला एरिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपका आ जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा वाला। और ये आ जाएगा इधर थोड़ा सा अपने कोटा संभाग, तो कोटा और झालावाड़ भी इसमें आ जाएगा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ये ज़िले इसमें आ जाएंगे। मालवा जो है MP से क्या है, इसका क्या है उत्पत्ति स्थल माना गया है मालवी, इसलिए मालवा कहाँ पे है? MP मध्य प्रदेश में। ये आपको पता होना चाहिए। प्रजनन केंद्र है इनका डग झालावाड़ में। ठीक है, डग झालावाड़ में है इनका प्रजनन केंद्र। फिर आती है सांचौरी नस्ल। सांचौरी नस्ल जो है ये कांकरेज जो गाय है इससे ही मिलती जुलती है। कांकरेज जो है इसी से मिलती जुलती है ये सांचौरी नस्ल।
और इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे, तो सांचौर जालोर में ही है, और पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर में ये मिलती है। अब जो है गाय की कुछ विदेशी नस्लें हैं जो भी अपने को देखनी है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। तो देखो कुछ भी याद नहीं रखना, गाय को क्या कर दिया किसी ने, जहर दे दिया। कितनी बेकार बात है, गाय को जहर दे दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अपने को यहाँ पे सिर्फ याद रखना है। तो जैसे आपको याद रखना है जर्सी नस्ल, जर्सी, फिर है से आपको याद रखनी है ये होलिस्टिन, और र से आपको याद रखनी है ये रेडन। ठीक है, तो 3 अपने याद हो गई। और स्विस ब्राउन तो वैसे ही क्या है, विदेशी सा नाम लग रहा है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत अपने आप ही नहीं होगी। स्विस ब्राउन है तो स्विट्ज़रलैंड की ही है। कहाँ की है, स्विट्ज़रलैंड की। अब जर्सी जो है कहाँ की है, तो देखो जर्सी कहाँ से लेके आए, अमेरिका से लेके आए। जर्सी कहाँ से लेके आए भाई, अमेरिका से लेके आए जर्सी। और रेडन, तो रेडन में देखो डन आ रहा है, तो यहाँ पे डेनमार्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। होलिस्टिन में यहाँ होली आ रहा है, तो हॉलैंड आ गया, हॉलैंड और अमेरिका। तो ये इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी दिक्कत आपको जर्सी में रहेगी। तो जर्सी जो है कहाँ पे से लेके आए भाई, अमेरिका से लेके आए, अपने यहाँ से नहीं लेके आए। इतना सा याद रखोगे, आराम से अपना काम बन जाएगा। तो विश्व में गाय की सबसे सुंदर नस्ल पूछ ले भाई, वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल जो भाई काऊ है वो कौन सी है, तो ये है अपने पास में आयर सायर। क्या है भाई इनका नाम, आयर और सायर, आई और गई, आई और सायरी सुना के चली गई। तो आयर सायर जो है वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल जो गाय है। और कहाँ की है, तो ये है भाई स्कॉटलैंड की। कहाँ की, स्कॉटलैंड की फेमस है ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली पूछे विदेशी नस्ल में, तो ये होलिस्टिन है। ठीक है, इतनी चीज़ें 4 याद रखनी है। जहर से अपने को याद आ जाएगा जर्सी, होलिस्टिन और रेडन और स्विस ब्राउन। और रेडन से आपको क्लिक हो जाएगा डन से डेनमार्क, होलिस्टिन के इससे याद आ जाएगा आपको होली से हॉलैंड, और जर्सी अपन को अजमेर से अमेरिका से लानी है। स्विस ब्राउन तो नाम से ही स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है, और यहाँ पे स्कॉटलैंड है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। आई और गई शायरी मार के तो सबसे ब्यूटीफुल हो गई। बस इतना सा याद रखना है। फिर गौ नस्ल जो है ये देखनी है इनकी संस्थाएं। तो संस्थाएं देखते हैं, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भाई, जहाँ पे क्या है, थारपारकर और राठी नस्ल की पशुओं का संवर्धन और प्रजनन करते हैं। तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है एक तो। ठीक है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में अपना केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है गायों के लिए। और नौहर हनुमानगढ़ में क्या है, तो गोवत्स परिचालन केंद्र है। नौहर हनुमानगढ़ में तो क्या है, गोवत्स परिचालन केंद्र है। और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है। ये तो सेंट्रल वाला हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्थापित किया है। अब अपना राजस्थान गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने किया है भाई ये एक तो डीग में और कुम्हेर में, दोनों में किया है स्थापित। तो ये क्या है, तो डीग पहले क्या है भरतपुर में ही आता था, अब अलग है। तो डीग अलग हो गया, अब कुम्हेर जो है भरतपुर में है। यहाँ पे क्या है, मेवाती और हरियाणवी जो क्या है नस्ल है, इनके अनुसंधान केंद्र है। फिर डग जो है, डग झालावाड़ में। मालवी और गिर जो है, मालवी और गिर नस्ल का क्या है, अनुसंधान केंद्र है। फिर रामसर अजमेर में किसका है, रामसर अजमेर में ओनली गिर का है। नागौर में नाम से ही नागौरी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदन जैसलमेर में किसका है, थारपारकर का है, अपन ने वहाँ भी देखा था साथ में। और यहाँ पे क्या है, बुल मदर फॉर्म भी है। कहाँ पे, चांदन जैसलमेर में। और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो गौशाला है ये आनंदवन में, पथमेड़ा, सांचौर, जालोर में है। और राजस्थान में 2 सीमेंट बैंक भी बनाए गए हैं। तो ये है एक तो बस्सी जयपुर में, दूसरा है खींचियान जोधपुर में। कहाँ पे, बस्सी जयपुर में है एक तो, और खींचियान जोधपुर में है। तीसरी बात है, राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग जो है कब बनाया, तो ये 1995 में 23 मार्च को बनाया गया। कहाँ पे, जयपुर में। तो गायों के लिए भाई एक आयोग भी बना दिया गया है, राजस्थान स्टेट गौ सेवा आयोग, जिसमें गायों की सेवा वगैरह की जाती है। तो ये 1995 में जयपुर में बनाया गया। राजस्थान की कुल पशु संपदा में कितना है अपना, तो 24.54% है। गोवंश की दृष्टि से हमारा 6ठा स्थान था, ये हमने देख ही लिया था। 6 पॉइंट इसकी जगह है अपने 7.24%, इसको ठीक कर सकते हैं। फिर भारत का जो फर्स्ट गौमूत्र बैंक है ये कहाँ पे, तो सांचौर जालोर में है। भारत का फर्स्ट गौमूत्र बैंक कहाँ पे है, सांचौर जालोर में। हिंगोनिया गौशाला कहाँ पे है, जयपुर में। और इसमें क्या बना रहे, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में गौमूत्र जो है उससे क्या बना रहे, फिनाइल संयंत्र बना रहे हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये गायों से संबंधित सारी चीज़ें देख ली। ये भैंस अपन ने कल पढ़ी ली थी, क्या पढ़ी थी भाई, रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना, ठीक है। ये देख ली थी मुर्रा, जिस बस की खुंडी अच्छी होगी वो बेस्ट होगी, तो ये सर्वाधिक है, सब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा दूध दे रही है, पूर्वी राजस्थान में है। सूरत से क्या किया अपन ने, सूरत उत्पत्ति ये हो गई गुजरात और उदयपुर में हो गया। जाफराबादी, जाफराबादी सबसे पावरफुल हो गई, गुजरात काठियावाड़ से उत्पत्ति, दक्षिण पश्चिम राजस्थान। महसाना ने क्या किया, महसाना दक्षिण पश्चिम राजस्थान, गुजरात से उत्पत्ति। भदावरी, भदावरी में हमने देखा सर्वाधिक वसा युक्त है और उत्तर प्रदेश के इटावा से इसकी उत्पत्ति है। ये पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो इसमें लगते हैं। वल्लभनगर पशु अनुसंधान केंद्र जो है ये उदयपुर में है, सेंट्रल वाला। भैंसों का प्रजनन केंद्र जो है ये डग झालावाड़ कुमेर भरतपुर में है। चलिए अब देखते हैं भेड़ों की नस्ल। इस पर थोड़ी स्पीड स्लो करते हैं क्योंकि ये हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो चलिए अब इसकी ट्रिक है भाई अपने पास में। मामा जो है, मामा क्या है, कला सोने जैसी खरी है, लेकिन पिताजी क्या है, भेड़िया जैसे। अब इसको अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना, ये अपनी ट्रिक है। जो भी ट्रिक है उसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा। आराम से इसको अपने याद करने की दृष्टि से देखेंगे और अपने जो है जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले से कोई ट्रिक है याद, अच्छे से याद है उससे, तो उसको ही रखें, इसको इग्नोर करें। और अगर कोई भी ट्रिक आपने नहीं देखी है तो आप इसको ले सकते हैं। मामा कला सोने जैसी खरी है मगर बापू भेड़िया है। तो माँ से हो गया मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला, सोनाड़ी और ये नाली। जैसे से जैसलमेरी, खरी से खेरी, मगर से मगरा, बा से बांगड़ी, बापू से पुगल। तो और किसकी है, तो भेड़िया है, तो भेड़ की नस्ल है। इतना हो गया अपने पास में। अब क्या देखें, तो ये जो बागड़ी नस्ल है ये 75% तो ब्लैक है और 25% ये क्या है, वाइट होती है। और भैंसों के कुछ रोग हैं, तो भैंसों के कुछ रोग हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन में दे देता है कि ये क्या है भाई। तो ये देख लो 3 तरह के रोग हैं। तो एक तो भैंस नहीं, भेड़ पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो भैंसों को एक तो फड़किया रोग हो जाता है, दूसरा इनको फिर से भैंस बोल दिया, ये भैंस बार बार आ रहा है बुलाने, भेड़ है, ठीक है। फड़किया, तरबिया और इनको हो जाता है एक ब्लूटन रोग। तो 3 तरह के रोग जो हैं किससे रिलेटेड हैं, तो भेड़ से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम ये कहाँ पे है, तो मैक्सिमम बाड़मेर में है, मिनिमम बांसवाड़ा में है। तो भेड़ चराने कौन गए भाई, भेड़ चराने बाबा गए, ठीक है। अब देखो अपने देखनी है इनकी विशेषताएं। तो मारवाड़ी नस्ल जो है, मारवाड़ी नहीं, मालपुरी नस्ल है, देसी नस्ल है और इनकी जो ऊन है वो मोटी है, गलीचों में यूज़फुल है, गलीचे बनाने में यूज़फुल है क्योंकि ऊन मोटी है, इसलिए इनसे क्या बनते हैं, रग्स और ब्लैंकेट, गलीचे वगैरह इनसे बनते हैं। इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है पता नहीं, ये है अनुसंधान केंद्र, ये है अविकानगर टोंक में। कहाँ पे, अविकानगर टोंक में है, किसका, मालपुरी नस्ल का। और कहाँ पे मिलती है, तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर में ये मिलती है। कहाँ पे, जयपुर, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर में ये मालपुरी नस्ल मिलती है। भेड़ की सबसे मोटी ऊन इसकी होती है, इसलिए जो गलीचे वगैरह जो है, ब्लैंकेट वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं चोखला की। चोखला को छापर, छपरा बोलते हैं, शेखावटी भी बोल देते हैं। तो चोखी है, चोखा इंसान है, बढ़िया इंसान है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्वश्रेष्ठ हो गई, इसलिए इसको भारत की मेरिनो भी बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, भारत की मेरिनो भी बोल दिया, ठीक है। और प्रतिवर्ष क्या करती है, तो प्रतिवर्ष ये 1 से 1.5 लाख जो है ऊन का उत्पादन करती है। 1 से 1.5 लाख नहीं, 1.5 किलोग्राम जो ऊन का उत्पादन करती है। फिर कहाँ पे मिलती है, तो शेखावटी, देखो नाम दे रखा है लेकिन शेखावटी ना देगा वो आपको, चोखला देगा। तो चोखला में याद रखना पड़ेगा सीकर, झुंझुनू बीकानेर में है। ये 2 तो शेखावटी के हो गए और बीकानेर का भी कोड़म देसर में, ठीक है। फिर सोनाड़ी जो है, सोनाड़ी चनोथर, ये कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है उदयपुर डूंगरपुर वाले एरिया में। ये उदयपुर डूंगरपुर वाला एरिया अपना दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे ये मिलती है सोनाड़ी चनोथर। अब इसके क्या है, लंबे लंबे कान हैं, तो लंबे लंबे कान हैं तो ये जब घास चरेगी तो फिर इसके कान जो है भाई ज़मीन पर टच करेंगे। क्या करेंगे, ज़मीन पर टच करेंगे। और सबसे ज़्यादा दूध देती है और ऊन भी सबसे ज़्यादा इससे मिलती है, इसलिए सोनाड़ी चनोथर पूछे तो ये द्विप्रयोजनीय है, ठीक है। भेड़ों में द्विप्रयोजनीय जो है ये है अपनी सोनाड़ी चनोथर। फिर नाली है, नाली में आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर एरिया जो है ये अपने
ऊपर हमने देखा था, पहले तो गंगा जी थी, फिर हनुमान जी थे, फिर अपने चूरमा बनाया, फिर अपन ने बांट दिया, तो बीकानेर संभाग हो गया। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैंने ना जाने कितनी बार बता दिया अभी तक आपको। नाली, नाली हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में है। अब नाली में क्या हो गए भाई, नाली में धागे अटक गए, रेशे अटक गए, तो फिर उससे क्या हो गया, नाली जाम हो गई, तो उससे दिक्कत खड़ी हो गई। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करो बस। तो इसमें देखो नाली से ये हो जाएगा, लंबे लंबे रेशे हैं इस भेड़ की ऊन में, और घग्गर नदी के पास में, ये हनुमानगढ़ के पास में है। ठीक है, नदी भी आ गई, घग्गर नदी, नाली है, नदी आ गई, और नाली में रेशे अटक गए। तो बस इतना सा देखना है, घग्गर नदी आते ही तो फिर आपके ये दोनों भी याद आ जाएंगे आपको। ठीक है, फिर आती है अपनी पूगल नस्ल। पूगल ये है बीकानेर की, और इनका उत्पत्ति स्थल भी पूगल बीकानेर से। तो पूगल में तो सिर्फ बीकानेर याद रखना है। गल किससे करनी है, बीकानेर वाले लोगों से। मगरा, मगरा जो है ये भी बीकानेर की है। अब देखो किसी को ताजुब हो रहा है कि मगर इतना मांस कैसे है इस भेड़ में, मगर ये तो पतली सी दिख रही है भैंस, लेकिन इसमें इतना मांस कैसे है। तो इससे बस इतना याद रखो कि मगर इतना मांस कैसे। तो सर्वाधिक मांस देने वाली है, बीकानेर की है। बीकानेरी चोकला भी इसको बोलते हैं, किसको, मगरा को। कई बार उस क्वेश्चन ये पूछा गया है, बीकानेरी चोकला किसको कहते हैं, तो मगरा को ही कहते हैं। इसके बाद में मारवाड़ी है, मारवाड़ी को चक्री कहते हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान के एरिया में पाई जाती है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो ये है सर्वाधिक दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा दूरी है, चलती है। ठीक है, खूब चलती रहती है, थकती नहीं है। सबसे ज़्यादा भेड़ की नस्ल अपने राजस्थान में मारवाड़ी ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी ही है। अब इसको ऐसे याद रख लो कि मारवाड़ी लोग जो हैं क्या होते हैं भाई, बहुत पावरफुल होते हैं, बिल्कुल थकते नहीं हैं, मोटिवेटेड रहते हैं आराम से। तो इसको ऐसे याद रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक दूरी तय कर लेंगे, सबसे ज़्यादा भेड़ भी यहाँ पे राजस्थान में इसकी है, सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, बीमार भी नहीं होती जल्दी से। फिर जैसलमेरी, जैसलमेरी में जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊन यही देती है, सबसे अधिक लंबी भेड़ की नस्ल भी यही है, मतलब सबसे लंबी भी यही है। हाइट वाइज पूछ रहा है तो नाम बड़ा है जैसलमेरी, तो फिर लंबी ऊन देगी ये, क्या करेगी, नाम बड़ा है तो ऊन भी लंबी देगी ये, ऐसे देखो। फिर खेरी नस्ल आती है, खेरी नस्ल है जोधपुर, पाली, नागौर, राजसमंद की। और ये खेरी नस्ल जो है घुमक्कड़ रेवड़ों में रहना पसंद करती है, घूमती रहती है, रेवड़ों में ग्रुप में रहना पसंद करती है। और इसकी ऊन का यूज भी जो है गलीचों में किया जाता है। और इनका जो है मुँह तो क्या होता है, मुँह तो काला होता है, ब्लैक, और बाकी का जो शरीर है वो क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, और बांगड़ी का हमने देखा कि 75% तो है काली होती है और 25% सफ़ेद होती है। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो है भाई मुंह काला किसका होता है, तो काला मुंह है खेरी का, और बाकी इसका सफ़ेद है बाकी पार्ट। अब इसमें परसेंट की बात नहीं की, तो यहाँ पे देखो दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आए डायरेक्ट पूछ ले तो फिर आपको ये लगाना है। अब खेरी की जगह वो खेरी ना दे और पूछ ले काला और सफ़ेद कौन सी में बांगड़ी दे दे, तो बांगड़ी भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको दिमाग काम में लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये हो गई अपनी बात। और बांगड़ी जो है यहाँ पे अपने पूर्वी राजस्थान में मिल रही है, लेकिन खेरी जो है इधर अपने किधर मिल रही है, जोधपुर, पाली, नागौर, राजसमंद में मिल रही है। अब भेड़ से संबंधित कुछ जो अनुसंधान केंद्र है ये देख लेते हैं। तो ये है देखो, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र तो अविका नगर टोंक में है। कहाँ पे है, अविका नगर टोंक। यहाँ पे जो विदेशी नस्ल है भेड़ की वो भी, उनके लिए भी काम चल रहा है। तो ये ICAR ने संचालित की है। ठीक है, फिर भेड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ पे, तो ये है बांकलिया, नागौर में, और दूसरा है फतेहपुर सीकर में। दो है भाई भेड़ों के प्रजनन केंद्र, बांकलिया नागौर में, दूसरा है फतेहपुर सीकर में। तीसरी बात है ऊनों का जो क्या है प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, तो ट्रेनिंग सेंटर पूछ ले, वस्टेड स्पिनिंग मिल्स पूछ ले, तो ये आपको जवाब देना है क्या, सॉरी यहाँ पे आपसे पूछेगी ऊनों का प्रशिक्षण केंद्र, तो आपका आंसर होगा जयपुर। लेकिन वस्टेड स्पिनिंग मिल्स पूछे तो आपका आंसर होगा लाडनू, नागौर और चूरू, दो जगह पे है स्पिनिंग मिल्स। ये क्वेश्चन अभी पूछा था RPSC में, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, तो इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ पे है, तो ये PTI के एग्ज़ाम में आया था, हाँ PTI में आया था ये मैच करने में।
तो वस्टेड स्पिनिंग मिल्स जो है लाडनू नागौर में भी है और चूरू में, दोनों ऑप्शन वहाँ पे थे, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए था। अब देखें क्या होता है। तो ये बात है वहाँ पर। और ऊन जो प्रशिक्षण केंद्र अपन ने देख लिया, ये है जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी और क्या है, स्टेट वूलन मिल्स पूछ ले तो ये आपको बतानी है बीकानेर में। और सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ पे होता है, ऊन और भेड़ का प्रशिक्षण केंद्र, ऊन का और भेड़ का प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पे है, और विश्लेषण बोर्ड। तो ये सारी की सारी देखो 4 चीज़ें हैं। एक तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी हो गई, फिर दूसरी बात है स्टेट वूलन मिल हो गई, तीसरी बात है सबसे ज़्यादा ऊनों का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, चौथी बात है भेड़ और ऊन का प्रशिक्षण जो लैब है वो कहाँ पे है, और 5वीं बात है विश्लेषण बोर्ड। तो ये सारी की सारी कहाँ पे भाई, बीकानेर में है। फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे, तो ये है जोधपुर में। और ऊन का आयात निर्यात केंद्र है कोटा में। आया गया, क्या गया, कोटा गया। आए और गए बच्चे वहाँ पे कोचिंग करने, तो कोटा में, ठीक है। तो विदेशी नस्ल देख लो। विदेशी नस्लें भेड़ की कुछ, रूसी मेरिनो, रेम्बुल, डोरसेट और कोरिडेल। तो रूसी मेरिनो तो अपने टोंक सीकर वाले एरिया में, रेम्बुल टोंक में, डोरसेट चित्तौड़ में, कोरिडोल टोंक में। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो नाम तो याद रखने ही है। तो रूसी मेरिनो, रेम्बुल, डोरसेट और कोरिडोल भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। और भेड़ के बच्चों को क्या कहते हैं, तो ऊँटियों कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊँटियों कहते हैं इनको। और बकरी के मांस को क्या कहते थे, चेवण कहते थे। और भेड़ के बच्चों को ऊँटियों कहते हैं, ठीक। अब अपन ऊँट की नस्ल देखते हैं। तो ऊँट की नस्ल है बीका, उठ, गोमती के जैसे नाच। बीका उठ और क्या कर भाई, गोमती के जैसे नाचने लग जा। तो ये है बात, कुछ नहीं है और इसमें। तो बीका से तो हो गया बीकानेरी, ऊँट से हो गया ऊँट की पढ़ रहे हैं, गोमती से गोमट, के से कच्छी, जैसे जैसलमेरी, नाच से नाचना। और सबसे ज़्यादा फेमस इसमें यही है, नाचना ऊँट। ऊँटों के देवता किसको मानते हैं, पाबू जी को। ऊँटों की देवी अंता माता को। और ऊँटों को कौन सा रोग होता है, तो सर्रा और तिवस्सा रोग होता है। और जो है गिरबाण क्या है, तो गिरबाण एक आभूषण है लकड़ी का, जो कि इनके ऊँटों के बांधा जाता है। और गोरबंद क्या है, तो इनसे संबंधित इनको सजाने के लिए क्या है, एक आभूषण है, गीत है, ठीक है। और ऊँट का जो है नाम क्या है साइंटिफिक, तो कैमेलस ड्रोमेड्रियस भी है। घरेलू पालतू श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा इनको कब दिया, तो ये दिया है 30 जून को 2014 में। और घोषणा की थी। और दर्जा कब दिया, तो सितंबर में जाके दिया, 19 सितंबर को। सबसे ज़्यादा ऊन जो है ऊँट जैसलमेर में, सेकंड नंबर पे बीकानेर में। और ऊँटों की दृष्टि से ही क्या है, हम राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। ऊँट में हो गए थे हम फर्स्ट नंबर पे। दूसरा किस में थे, ऊँट के बाद में हम थे गधे में और फिर बकरी में, ठीक है। अब देखो इनकी जो है इनसे रिलेटेड बातें। तो बीकानेरी जो ऊँट है ये तो बीकानेर में ही पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 50% इसी में पाए जाते हैं और बीकानेरी ऊँट पाए जाते हैं। बोझा ढोने के लिए यूज़फुल है, उस्ता कला में भी ये यूज़ आते हैं। फिर गोमट ऊँट है, तो गोमट ने क्या किया, गोमती ने ऊँट को फल दिया। गोमती नाम की एक स्त्री थी, उसने क्या किया, ऊँट को खाने के लिए फल दिया। तो इससे क्या याद आ जाएगा, फलोदी। पहले ये फलोदी जोधपुर में आता था, तो अब ये फलोदी अलग ही बन गया है। तो गोमती ने ऊँट को फल दिया, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सवारी के लिए प्रसिद्ध है और ऊँट गाड़ी में भी प्रसिद्ध है और श्रेष्ठतम है ये। तो गोमठ जी क्या है भाई, सवारी करा रहे हैं, श्रेष्ठतम है और गाड़ी में प्रयुक्त है। लेकिन बोझा किससे ढो रहे हैं भाई, बीकानेरी वालों से। जैसलमेरी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये जैसलमेर में ही है, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में। फिर ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल, तो सबसे सुंदर नस्ल जैसलमेरी। ऊँट की सवारी भी कराएंगे, ये भी रेतीले और बालू स्तूपों में बीएसएफ के जवानों के द्वारा यूज करते हैं भाई। फिर नाचना ऊँट जो है जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बीएसएफ की सफारी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर अदर्स आ जाते हैं, कच्छी आ जाते हैं, और कौन से हैं, तो ये भी कुछ नाम है जो भी ऑप्शन में दे देता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछे थे, किसी को याद ही नहीं थे तो छोड़ना पड़ा होगा कई लोगों को क्वेश्चन। तो देखो गुरहा जो है ये भी जोधपुरी, केसरपाल, खेरूपाल, ये भी किसकी नस्ल है, तो ये भी अपने ऊँट की ही नस्ल है। तो गुरहा तो कहाँ पे भाई, नागौर में, चूरू में। जोधपुरी जोधपुर में, नागौर में। केसरपाल, खेरूपाल बीकानेर और चूरू में, ठीक है। तो कहाँ पे भाई गुरहा, तो घूर कौन रहा है, नागौर में चोर को घूर रहे हैं। नागौर में चोर को क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं।
इसे याद रख लो। जोधपुरी में जोधपुर और नागौर, जोधपुर नागौर रह रहा आ रहा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। केसरपाल, खेरूपाल, बीकानेर और चूरू। बीकानेर में चोर को क्या किया, बीकानेर में चोर की खैर नहीं है, ठीक है, खैर नहीं है, केसर चुरा रहा था इसलिए उसकी खैर नहीं है। बस इतना देख लो, एक बार सुन लो, आराम से क्लिक हो जाएगा। फिर ऊँट वध रोकथाम एक्ट कब आया था, तो ये 2014 में आया था 21 दिसंबर को। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना कब आई थी, तो 2 साल बाद में 2016 में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को आई थी और 20,000 ऊँट पालकों के लिए ये चलाई गई थी। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ये पूछ सकता है उरमूल डेयरी कहाँ पे, तो ये बीकानेर में ही है। और यहाँ पे क्या मिलता है भाई, एकमात्र जो है ऊँटनी का दूध जो है उसकी डेयरी है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन बन सकता है कि उरमूल डेयरी कहाँ पर है, बीकानेर में। क्यों प्रसिद्ध है, एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है इसलिए ये प्रसिद्ध है। अब देखो घोड़ा, घोड़े से संबंधित नस्ल देखते हैं, तो घोड़े की तो कुछ है ही नहीं, 3 ही नस्ल है। घोड़े क्या है, मामा के पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो माँ से हो गया मालानी, माँ से मारवाड़ी, का से काठियावाड़ी। मालानी जो घोड़े हैं बाड़मेर में, मालानी क्षेत्र में ही, सिवाना गुडा मलानी क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ यही है। मारवाड़ी, मारवाड़ी तो क्या है भाई, कुछ भी काम करा लो बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, जैसे भेड़ वाले में देखा था अपन ने, वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में भार वहन में मारवाड़ी प्रसिद्ध हो गए। काठियावाड़ी, इस घोड़े का सिर क्या होता है, अरबी घोड़े जैसा होता है, और कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर जालोर के प्रसिद्ध है। फिर मारवाड़ का जो है अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो जोधपुर के केरू में है। जोधपुर केरू में क्या है, घोड़ों का अनुसंधान केंद्र है मारवाड़ वाला। अश्व विकास कार्यक्रम क्षेत्र सिवाना बाड़मेर में चलाए गए। राष्ट्रीय जो घोड़ों का अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर जोहड़बीड़ में है, 1989 में ये खोला गया था। और केंद्रीय पूछ ले सेंट्रल लेवल का, तो हिसार में हरियाणा में है। अपन ने नेशनल वाले की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और मारवाड़ का पूछ ले तो मारवाड़ का अपने जोधपुर में ही चले जाना है, पर केरू में जाना है। और अश्व विकास कार्यक्रम क्षेत्र पूछे, क्षेत्र तो क्षेत्र बताना है सिवाना बाड़मेर में, ठीक है। और घोड़ों का तीर्थ स्थल क्या है, तो ये है आलमजी का धोरा गुडा मलानी बाड़मेर में। अब यहाँ पे देखो तो गधे जो है कहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, तो सबसे मैक्सिमम बाड़मेर में, मिनिमम टोंक में। तो गधे ने क्या किया भाई, कम आइटम बांटा है। गधे ने क्या किया, कम आइटम बांटा, उसमें दिमाग नहीं था, तो कम बांटा है क्या, आइटम। तो यहाँ पे बा से तो बाड़मेर हो जाएगा, टा से टोंक हो जाएगा, ऐसे देख सकते हो। कुक्कुट और मकरियाँ जो मुर्गियाँ जो हैं, हैंस, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अजमेर में। और फिर इसके बाद में झुंझुनू उदयपुर में है। मिनिमम ये है अपने करौली में, मिनिमम है भाई मुर्गियाँ करौली में। कैसे याद रखोगे कि आजकल क्या हो गई भाई, मुर्गियाँ भी महंगी हो गई है, तो आज से तो अजमेर हो जाएगा, कल से आपके क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा। और मुर्गियाँ महंगी हुई है तो आज से अजमेर मैक्सिमम, कल से करौली, और मुर्गियाँ महंगी हो गई। बस याद हो गया आपने। तो अब ये भी देख सकते हैं कि 19वीं पशुगणना में तो 80.24 लाख क्या थी, मुर्गियाँ थी, और अभी 20वीं में क्या हो गई, 146.23 लाख हो गई। तो कितनी वृद्धि हुई, 82% की खूब वृद्धि हुई है इनमें, और 66 लाख की हुई है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो। सूअर जो है, सूअर, इनमें क्या देखें, तो इनमें मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम ये जयपुर में है, फिर इसके बाद भरतपुर में, और मिनिमम जो है ये अलवर में। तो आप ये देख सकते हैं कि जय और भरत क्या है, सूअर जैसी हरकतें करते हैं। तो ऐसी ये मैंने ट्रिक लिख ली थी, आपको याद रहे, सही लगे तो आप देख लेना, वरना इसको इग्नोर करें। खच्चर जो है, खच्चर ये अलवर में मैक्सिमम है। तो सर्वाधिक खर्चा कौन कराता है भाई, सर्वाधिक खर्चा लवर कराता है। तो बस इससे याद हो जाएगा। अब राजस्थान के कुछ पशु मेले देखते हैं। तो ये पशु मेले हैं, देखो गधों का मेला कहाँ पे लगता है, गधों का मेला पूछे या खलकानी पशु मेला पूछे, ये लगता है लुणियावास जयपुर में। बजरंग पशु मेला लगता है भरतपुर में। कहाँ लगता है भाई, बजरंग पशु मेला भरतपुर में लगता है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखें। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में। सारणेश्वर मेला सिरोही में, सा से सारणेश्वर, से सिरोही, सार सिरोही, सार सिरोही, सारणेश्वर। निम्बोनाथ मेला पाली में लगता है। नींबू कहाँ से लाने हैं, पाली से लाने हैं, ठीक है। नींबू कहाँ से लाने हैं, पाली से। निम्बोनाथ मेला हो गया। चंद्रसेन मेला मालपुरा टोंक से लग गया। बसंत पशु मेला रूपवास भरतपुर में। आमेट मेला राजसमंद में।
हनुमान जी का मेला, हनुमान पशु मेला जसवंतगढ़ में डीडवाना कुचावन में लग गया। ठीक है, तो ये जो है मेले आपको ध्यान में होने चाहिए। अब देखो सबसे बड़ा मेला वगैरह ये पूछते हैं, तो सबसे बड़ा देखो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है कोलायत मेला है। कोलायत मेला है जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा है सीताबाड़ी मेला। वागड़ क्षेत्र का है बेणेश्वर मेला। और सबसे ज़्यादा बिक्री वाला पूछे तो बिक्री वाला कहाँ पे, देखो गोवंश की बिक्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो बलदेव पशु मेले में होती है, मेड़ता नागौर में ये लगता है। भैंस का मेला कहाँ पे लगता है बिक्री वाला, तो ये जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में अभी देखा। घोड़ों के लिए लगता है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। ऊँटों के लिए लगता है गोगा मेड़ी में, नौहर हनुमानगढ़ में। बकरियों के लिए लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। सबसे बड़ा पूछे तो ये आपको तीनों याद रखने हैं ऐसे डिफ्रेंशिएट करके। सबसे बिक्री वाला पूछ ले आपसे इनमें से, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद में रखनी है। इसके बाद में हम इधर देखते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पशु संपदा में दूध उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। कितना परसेंट है, 10.60% पशु संपदा में। दुग्ध उत्पादन में 14.44। ऊन उत्पादन में अपन फर्स्ट स्थान पे हैं 47.98%, अप्रोक्स 48% के लगभग। पशुगणना 2019 अपन ने देख ली। ऊँट गधे बकरी में फर्स्ट नंबर पे हैं, ये अप्रोक्स लिखे हुए हैं तो ये अपने को याद है। भैंस में अपन सेकंड नंबर पे हैं 12.5 के लगभग, यूपी फर्स्ट है। घोड़े में अपन थर्ड हैं 10% के लगभग। भेड़ में अपन फोर्थ हैं 10.64%, और गाय में 6 हैं 7.34%। राजस्थान में प्राचीनतम पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो ये मल्लीनाथ पशु मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहाँ पे लगता है, प्राचीनतम पशु मेला पूछे तो मल्लीनाथ मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता था पहले, अब बालोतरा में हो गया नया जिला बनने से। हाड़ौती का सुरंगा मेला ये चंद्रभागा पशु मेले को बोलते हैं, और ये कहाँ लगता है, तो ये झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है हाड़ौती का सुरंगा मेला। मिर्ची बाजार के लिए कौन सा फेमस है भाई, तो ये रामदेव जी का पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, जो मिर्ची बाजार के लिए फेमस है। फिर सबसे ज़्यादा इनकम वाला पशु मेला अभी कौन सा है अपने, तो ये है जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। सबसे ज़्यादा पशु आमद वाला जो मेला है, पशुओं की बिक्री वाला आमद वाला, तो ये है पुष्कर मेला, जो कि अपने पुष्कर अजमेर में लगता है। तो इतना याद रखना है। फिर RCDF के द्वारा कुछ भाई ये 3 चारा बीज उत्पादन फॉर्म इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो ये कौन कौन से हैं, तो रोजड़ी गंगानगर में एक, तो दूसरा है पालगांव जोधपुर में, तीसरा है बस्सी जयपुर में। कहाँ पे, रोजड़ी गंगानगर में, पालगांव जोधपुर में, बस्सी जयपुर में। इसके बाद में देखो RCDF के कुछ पशु आहार संयंत्र है जो कहाँ पे स्थापित है, तो ये भी देख सकते हैं। तो एक है नदबई भरतपुर में, तबीजी अजमेर में, बासनी जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, हथलई गुंदोज में, लाम्बिया कला भीलवाड़ा में, काला डेरा जयपुर में। तो इनको 1-2 बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। देखो अब नए क्वेश्चन बनाने हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन वो बनाएगा जो कि अभी थोड़े नहीं पूछे गए हैं, तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आजकल जो है पेपर में सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है, नए क्वेश्चन ला रहा है, बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप कितना ही पढ़ ले तो आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वैसे ज्योग्राफी वाला जो भी टीचर है वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है अभी RPSC का, RSSB की बात मैं नहीं कर रही। तो RPSC में जो भी है भाई, ज्योग्राफी के पैनल में जो भी टीचर हैं, तो वो अभी तक तो जो भी पेपर हुए हैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के नहीं पूछे जितना कि अब वो जो है हिस्ट्री के टीचर पूछ रहे हैं, पॉलिटी के टीचर पूछ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो इन तीनों के टीचर्स तो जो हैं बिल्कुल इन्होंने तो ये सोच रखा है कि बच्चे को बिल्कुल अच्छे से रट्टा पूरा होना चाहिए, बिल्कुल डेटा वाइज, तब जाके ही वो क्वेश्चन अटेंड करे, और कथन वाले क्वेश्चन खूब भर के दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है ज्योग्राफी पे ध्यान दे सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल स्किप नहीं करनी है कि ये अभी तक नहीं पूछी तो अब भी नहीं पूछेगा, अब वो पूछ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको भी नया क्वेश्चन बनाने की मन में आएगी तो पूछ लेगा अब की बार। तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले, 1-2 बार देखें, अच्छे से सुने, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। आजीविका मॉडल योजना चलाई गई है मत्स्य निदेशालय के लिए, मछली वाले जो निदेशालय है उनके लिए, उनके द्वारा आदिवासी मछुआरों को क्या करेंगे, इससे रोजगार देंगे। और 57 जो मछुआरा सहकारी समिति है, इनके लगभग 6218 मछुआरे इससे लाभान्वित हो जाएंगे।
और तो कितने जलाशयों में स्टार्ट करेंगे ये आजीविका योजना? तो एक तो जयसमंद झील है अपनी सलूम्बर में, यहाँ पे करेंगे। माही बजाज सागर डैम है अपने बांसवाड़ा में, यहाँ पर। और कडाना डैम, बैक वाटर है डूंगरपुर में, यहाँ 3 जगह पे ये स्टार्ट करेंगे आजीविका मॉडल। इससे क्या होगा, मछुआरों की आजीविका बढ़ेगी। मत्स्य लैंडिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे बन रहे हैं? तो ये 5 जगह पे बनाने की कोशिश कर रही है। रामसागर धौलपुर में, दूसरा बीसलपुर टोंक में क्या कर रहे हैं, रंगीन फिश एक्वेरियम बना दिया इन्होंने। राणा प्रताप सागर में चित्तौड़गढ़ में बना दिया। और जयसमंद जो झील है सलूम्बर में, जवाई बांध पाली में। तो 5 जगह पे मत्स्य लैंडिंग सेंटर बना दिए। उसके बाद में मत्स्य बीज उत्पादन फॉर्म इन्होंने बनाए हैं कहाँ पर? तो गुवाड़ी भीलवाड़ा में, रावतबाड़ा चित्तौड़ में, सिलीसेट झील अलवर में है। सूर सागर जो है ये कोटा में है अपने। लुपिन ये है भरतपुर में। जयसमंद, सलूम्बर, हनुमानगढ़, सागरोद, 8 जगह पे ये मत्स्य बीज उत्पादन फॉर्म बना रहे हैं। तो दे देगा ऑप्शन में 3-3 के सेट बना के दे रहा है आजकल तो, कि ए है सही, बी है सही, सी है या डी है, तो कोई सा भी दे देगा। तीनों में से कोई भी फिर कथन क्वेश्चन वाले बना देगा, तीनों सही है, एक सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा वो। तो देखो ये सारे अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। सिर्फ मेरे बताने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपको भी साथ में रिवाइज़ करना होगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अन्यथा आज की डेट में जो है आरपीएससी के कोई से भी एग्ज़ाम जो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, चाहे आपके पास में कितने ही अच्छे नोट्स हो, आपको जब तक चीज़ें याद नहीं हैं समझ के साथ में, आप क्वेश्चन वहाँ पे नहीं अटेंड कर पाएंगे। आप वहाँ पे सोचते रहेंगे, 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे, 2 काट देंगे, फिर रिस्क लेंगे, फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, रिवीजन करें, और जो मैटर है वो लिमिटेड रखें। ये नहीं कि 10 जगह से नोट्स ले लिए, पीडीएफ ले ली, ये किताब खरीद ली, वो किताब खरीद ली। जिससे भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, उसके कंटेंट पे भरोसा रखें। अगर वो कंटेंट अच्छा है सच में, आराम से उसका 2-5 दिन आराम से एनालिसिस कर लीजिए। आप सभी जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर, तो सबको क्या है आइडिया है, सब जो है सब में अच्छी समझ है, तो सब अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल आपको जो है अच्छा लगे उसी को आप फॉलो करें और उन पे पूरा भरोसा बनाए रखें। ये नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पे ये क्लास देख रहे हैं तो यहीं पे देखें, जहाँ से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आ रही है और वो बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप बेझिझक वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपको आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उन चैनल्स से थोड़ा सा क्या है दूर रहें। वो आपकी जो है आरपीएससी के लिए हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, आरएसएसबी के लिए वो थोड़ी हेल्प आपको कर सकते हैं, उनमें वैसे ही क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। पर आरपीएससी का पैटर्न बिल्कुल ही अब बदल चुका है, तो आरपीएससी के पैटर्न में कथन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप एपी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप 1st ग्रेड का दें, चाहे 2nd ग्रेड का दें, चाहे और कोई सा भी जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आप पीटीआई का दे लें, लाइब्रेरियन का दे लें, कोई सा भी जो भी एग्ज़ाम आरपीएससी अभी करा रही है, शिक्षक भर्ती हो चाहे दूसरा हो, सबके जो भी जीके का सेक्शन है उसमें क्वेश्चन कथन वाले ही आ रहे हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ें पहली बात तो, और पढ़ने के बाद भी उनमें एक क्वेश्चन में जो है वो एक अक्षर गलत करता है सिर्फ, तो पूरा आपको जो है डाटा भी आजकल याद होना चाहिए। और जैसे पॉलिटी में वो कर रहा है, पॉलिटी में कुछ भी नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा। संविधान जो है ऑफिशियल संविधान उसने उठाया, भारतीय संविधान वेबसाइट से उसने डाउनलोड किया बड़े आराम से, और उसको लेके वो आराम से ओपन करके बैठा है, किसके लिए, पेपर बनाने के लिए। और उसमें उसने क्या कर दिया, आपको दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए राज्यपाल का कोई क्वेश्चन बनाना है, राज्यपाल के लिए उसने लिख दिया आपके यहाँ पे सामने आर्टिकल मान लीजिए लिख लिया उसने 153। अब 153 जो है उसमें कितनी बातें लिखी गई है ये वो वहाँ पे देखेगा कि राज्यपाल है। अब राज्यपाल में उसने क्या क्या लिख रखा है, तो एक राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल के बाद में उन्होंने क्या लिख दिया भाई, 7th अमेंडमेंट से क्या कर सकते हैं, तो 7th अमेंडमेंट से क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जगह का भी राज्यपाल बना सकते हैं, ये हो गई बात। अब इसमें वो पूछ लेगा कि धारा कौन सी है, ये लो भाई बता दो धारा कौन सी है, तो उन्होंने नीचे स्टार बना के लिख रखा है
क्या कि इस धारा के तहत 7th अमेंडमेंट की धारा इसके तहत इस दिनांक को ये क्या करा गया, ऐड किया गया। तो ये पूछ लेगा। ABCD कैटेगरी को समाप्त किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो जो है ऑथेंटिक सोर्स पे ही जा रहा है, तो हमें भी ऑथेंटिक सोर्स पे ही जाना चाहिए। अब देखो, आप पूरा संविधान नहीं रट सकते, लेकिन इसके बेसिस पे जो भी आपको पढ़ा रहा है तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। साथ में जो कोई भी PYQ के लिए आप बुक देख सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन की देखें, दिशा पब्लिकेशन की देखें, जिसकी भी आपको पसंद आती है, राहुल चौधरी सर की, तो जिसकी भी अच्छी लगती है तो वो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक आपको समझ नहीं होगी, ऑथेंटिक सोर्स का पता नहीं होगा, तो आप घूमते रहें, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको टफ ही लगेंगे। तो भारतीय संविधान के लिए जो है राष्ट्रपति मैंने पूरा पढ़ाया भी हुआ है आपको, तो राष्ट्रपति की क्लासेज आप देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस में लगता है, फर्स्ट ग्रेड में तो है। और जो राजस्थान पॉलिटी है, तो राजस्थान पॉलिटी में गवर्नर खूब अच्छे से कराया हुआ है, आराम से उसकी वीडियो देखें। उसके बाद में आप ये जो मैंने PDF है ये टेलीग्राम पे भी दी हुई है, वापस मैं शेयर कर दूँगी, आराम से आप मैच कर लेना बैठ के कि कौन सी चीज़ मैंने स्किप कर दी या नहीं बताई है। सारी चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन कितना शॉर्ट करके, कितना समझा के आपको बताई है, तो ये आप देख सकते हैं आराम से। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की अलग बनी है, जिसमें सिर्फ अभी राष्ट्रपति कराया है 3 क्लासेज में, बिल्कुल आराम से। कोई आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फैक्चुअल अगर पूछेगा भाई किसी राष्ट्रपति के बारे में पर्सनली, तो वो बाहर जा सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। पर जो समझ वाला क्वेश्चन होगा वो आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने क्लास देखी है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि जो है भाई देखो, आप पढ़ते जा रहे हो पर स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर कोई जो मतलब नहीं है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको करने का। पढ़ते सब है, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से चलते हैं। ठीक है, आपको जो है इतने नोट्स भी नहीं बनाने कि आपकी जो कॉपी है वो खूब मोटी हो जाए। अब आपने नोट्स बना लिए पॉलिटी के, मान लो 400 पेज की एक कॉपी भर दी। अब 400 पेज की कॉपी भर दी तो फिर आप एग्ज़ाम के टाइम इसको रिवाइज कब करेंगे? 400 पेज में क्या, आपके 200 पेज में सारे शॉर्ट नोट्स हो जाने चाहिए, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है। तो आप इस तरह से लिखें, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, तो पहले के जो नोट्स है भाई मेरे, ये पहले के मेरे नोट्स हैं, ये मेरे ही नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहले के नोट्स हैं जिसमें मैंने कोई ब्रेक नहीं किया, आराम से लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट है। इसके बाद में ये जो पेज दिख रहा है, तो मैंने अब सारे नोट्स जो भी बनाए ऐसे लाइन ब्रेक की, आराम से 2 पार्ट में लिखा, जहाँ शॉर्ट हो सकता है जितना शॉर्ट्स लिखा है। तो इससे क्या होता है, अपना टाइम भी बचता है, और अपने को लास्ट में क्या है, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो ये 400 पेज देख के जो डर लगता है ना, ये डर नहीं लगेगा एक तो, और जो है आपका मैटर भी कम पेज में सिमट जाएगा 200 पेज में। तो आपको क्या है, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। वो फालतू की चीज़ें जो हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने समझ के साथ नोट्स बनाए हैं, अपने कोड में बनाए हैं, तो फिर वो आपको समझ में आराम से आ जाएंगे। किसी दूसरे को हमें को उनको दिखाने नहीं है कि भाई हमने ऐसे लिख दिया, वैसे लिख दिया। तो आपके नोट्स हैं, आपके हिसाब से बनाएं। अगर समय है तो, नहीं समय है, कोई बुक है आपके पास, तो उसमें ही शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लिख ले, एक पेज लगा ले, वहाँ पे चिपका ले, तो इससे भी समय बचेगा। देखो, ग्रंथ भरने से सिलेक्शन नहीं होता, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं किसी किताब को, कितनी शॉर्ट में है, कितना क्या है, तो वो आपकी चीज़ें मैटर करेंगी। तो यही मैं बोलूँगी। देखो, मार्केट में बहुत सारी किताबें चल रही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सब अपनी जो है बुक्स का, इनका प्रचार करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत की है तो प्रचार करना बनता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने को भी सजग रहना है, अपने लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, पूरी को रिवाइज कर सकते हैं, ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना डिसीजन ले, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और ये बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी एंड होती है, और जो सारे के सारे जो है पशुधन जो है, लाइव स्टॉक वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में कुछ जो है अपने पशु मेले हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे लगभग सब कवर हो गए हैं। तो ये हो गई बात। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। और कुछ भी बात अगर आपको पसंद आती है या फिर किसी बात में डाउट है, तो आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है RPSC तरंग, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्लासेज हैं इनकी PDF भी आपको अभी 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और प्रोवाइड नहीं करवा दी जाएगी, बिल्कुल करवाई जाएगी। थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें।
और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलने दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।